ये हैं बदलो की नशरियात। नाजरीन, आज के शो बयानिया में हमारी बदलो की नशरियात में हम एक बड़े अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं। वो है हिंदुस्तान का 72वां यौम जमहूरिया। हिंदुस्तान में आइन जो था वो 1949 में बन गया था, लेकिन जमहूरिया का ऐलान 26 वो आइन लागू हुआ 26 जनवरी को। आज फिर वहां पे एक शानदार परेड थी और आज मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल लंबी दाढ़ी हो गई है उनकी और बड़े भक्षु से नजर आए। उनके साथ उनके सदर भी थे उस परेड में। उस परेड में तमाम, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में होता है 23 मार्च को तमाम रियासतों के या सूबों के अपने अपने वो चलते हैं, और आज हमने देखा कि वहाँ राम टेम्पल की भी यूपी के उस पे नजर आया। आज वहाँ पे बांग्लादेश की फौज का एक दस्ता भी आया सलामी के लिए, लेकिन इस बार मेहमान नहीं था। लेकिन इसमें ड्रामा ये हुआ है आज कि किसान जो कई महीनों से वहां पे मोर्चा लगा के बैठे थे दिल्ली के इर्द गिर्द, 3 जो कवानीन आए हैं ज़राअत की तिजारत के हवाले से, उसके खिलाफ के तीनों कानून वापस लिए जाए, तो आज वो ट्रैक्टरों समेत चले गए। कुछ तय हो गया था कि किस रूट पे जाएंगे, लेकिन वो लाल किले पे पहुंच गए और वहां पे फिर कुछ फड्डा वड्डा हुआ पुलिस के साथ। तो अब वापस जा रहे हैं, जैसे मैंने टेलीविजन पे देखा। अब किसानों की तहरीक का जिक्र अब तमाम दुनिया में हो रहा है। पाकिस्तान में भी किसान अब रंग पकड़ना चाह रहे हैं कि जिस तरह भारत में किसान उठे हैं, हम भी उठे। तो आज हमारे साथ संजय हैं, संजय कपूर, जो हार्ड न्यूज के एडिटर हैं और एडिटर्स गिल्ड के सेक्रेटरी जनरल हैं। और मेरे साथ इस्लामाबाद से हैं ज़ियाउद्दीन, जो डॉन के साबिक एडिटर और मेरे अखबार द न्यूज़ के एडिटर भी रहे और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के भी, और हमारे साथ सैफमा में भी एक्टिव थे। तो हम संजय से बातचीत शुरू करेंगे। संजय, पहले तो आपको अपना रिपब्लिक डे या आइन या जमहूरिया के दिन 72वां दिन आपको मुबारक हो। और हम आपको विश करते हैं कि हिंदुस्तान अपने जिस तरह उम्मीद करने ये ख्वाब देखा था, जो आइनी कमेटी के सरबराह थे, और हिंदुस्तान की आइन की स्पिरिट का दिन है मनाने का। तो आप पहले, हम यहीं से शुरू करेंगे कि जिस रिपब्लिक का ख्वाब देखा गया, या जो हिंदुस्तान के आइन में जिसका बड़ा वाशगाफ अंदाज में इजहार होता है, एक सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक मुल्क के तौर पे, एक फेडरल स्टेट के तौर पे, आज आप 72 में यौम जमहूरिया पे संजय, आप कैसे देख रहे हैं दिल्ली में बैठकर कि हिंदुस्तान की जमहूरिया, क्या वो ख्वाब जो देखा था उस तरफ जा रही है या कुछ जरा भटक रही है, और उसके खिलाफ हम देखते हैं कि सिविल सोसाइटी और अपोजिशन की आवाजें भी उठ रही हैं। जी संजय। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपको बुलाने का, और मैं शुक्रिया और भी कहना चाहता हूँ कि आपने हमारे आज रिपब्लिक को की मुबारकबाद दी। ये अपने आप में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट दिन होता है और इसको हम लोग काफ़ी इंतज़ार करते हैं, क्योंकि रिपब्लिक डे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, जिससे कि खास के हमारे लिए जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है बहुत ही अहम है, और वही हमारी मीडिया और फ्री मीडिया की है ना एक फाउंडेशन ले करता है। तो इसलिए इसकी जो अहमियत है उसको हम बहुत ज़्यादा मानते हैं। और आपने कहा कि इसको हम आज की तारीख में कैसे देखते हैं। तो ये मुल्क करीब 72 के 1950 में ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, और इसको आप लगा लीजिए 71 साल तकरीबन होने को आए। और इस दौरान तरह-तरह के चैलेंजेस, कई तरह की मुश्किलात आई हैं। हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगाई गई थी, जब है ना कांग्रेस की सरकार थी, तब कुछ समय के लिए 18 महीने के लिए जितने भी हमारी फंडामेंटल राइट्स थी उनको सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद है ना एक 2014 के बाद जो सरकार डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बीजेपी की सरकार रही है, उनका लोकतंत्र में या डेमोक्रेसी में तो इत्तेफाक करते हैं, पर उनकी जो नज़रिया है कुछ हद तक अलग है कुछ मामलों में, और इसकी वजह से काफ़ी समय एक स्ट्रगल टाइप का चल रहा है कुछ बेसिक वैल्यूज़ के लिए। वो कहने मतलब कि एक मैनिफेस्ट लेवल पे तो एग्री करते हैं कि तमाम जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है उसको मानते हैं, पर जिस तरीके से वो अपने को कंडक्ट करते हैं, वो उससे थोड़ा डिफरेंस ओपिनियन है कि ये
हिंदुस्तान में इस तरीके का जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था उससे अलाइन है कि उससे माफिक आता है कि नहीं आता है। इस वजह से एक बहुत बड़ा स्ट्रगल चल रहा है। मीडिया के अंदर भी ये बार-बार है ना आरोप लगाया जाता है, ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि फ्री मीडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब नैरेटिव कंट्रोल करना एक बहुत ही अहम चीज़ हो गई है। और हिंदुस्तान ही नहीं, आप अगर चारों तरफ देखें, हमारा पूरा ज्योग्राफिकल लैंडस्केप देखें दुनिया का, तो कई सारे मुल्कों में, आपके मुल्क में भी हालात कुछ इसी तरीके के हैं। चाहे आप है ना अमेरिका में देखें, उसमें पूरी लड़ाई में हालाँकि डेमोक्रेट्स कामयाब रहे, पर वहाँ पे भी ट्रम्प और ट्रम्प साहब की जो पूरी नाराज़गी थी, वो भी यही थी कि किस तरीके से नैरेटिव को बाँधा जाता है, किस तरीके से बाँधा जाता है, किस तरीके से बढ़ाया जाता है। तो आप देखें तो हर जगह पे आजकल एक परसेप्शन डेमोक्रेसी के बारे में ऐसा हो गया है कि जो पहले पुरानी एलीट थी, उसके जो नज़रिया था, उससे आज की एलीट इत्तेफ़ाक नहीं कर रही है। तो चाहे मज़हब के बारे में बात हो गई, चाहे डेमोक्रेसी के बारे में बात हो गई, तो इस समय लड़ाई चल रही है, हर जगह लड़ाई चल रही है। और हमारे मुल्क भी इसी तरीके के दौर से गुज़र रहा है, जहाँ पर पूरी जो सरकार है, उसका नज़रिया पुराने जो वैल्यूज़ हैं, उसकी तरफ है ना कुछ अलग है, और जो आज हम लोग जो लड़ रहे हैं या बात करते हैं जिस तरीके की फ्रीडम की, उसका वो बिल्कुल अलग है। तो हम लोग बातचीत और इसके बारे में आगे करेंगे, पर हम सोचते हैं कि आज जब रिपब्लिक डे है, तो हम ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जब लड़ाई थोड़ी तेज़ हो गई है, और जो हम चाहते हैं कि हमारा डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन रहे, कई सारे डिसीजन मेकिंग में जो बातचीत के अंदर, वो हम लोग को जगह तकरीबन नहीं मिल पा रही जितनी मिलनी चाहिए, और लड़ाई इसी बात की है। देखिए, हम यहाँ बैठकर पाकिस्तान में मुसलसल मार्शल लॉ के ज़माने में और लंबी आमरीतों के ज़माने में हिंदुस्तान की रिपब्लिक को और उसके आइन को बड़ा आइडियलाइज करते थे। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि हिंदुत्व या ये जो हिंदू राष्ट्र की बात और एक राम, एक धर्म, हिंदू मत और एक जबान और ये सारा और एक झंडा, ये जो डाइवर्सिटी है इंडिया की, हम देख रहे हैं कि उस पर कुछ एक दबाव आ गया है सख्त और क्लीवेजेस आ गए हैं। और हमने देखा कि कश्मीर में भी स्टेटस टूटते हुए देखा, जो स्पेशल स्टेटस था। और आज हमने देखा कि लद्दाख की नुमाइंदगी भी वहां पे थी परेड में। तो आप देखते नहीं है कि ये हिंदुस्तान भी अब अपना जो आइडियल था सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, अब भाजपा के ज़माने में ख़ास तौर पे उससे हट गया है। क्या वाक़ई ऐसा है? आप देखते हैं, क्योंकि हमें तो ये अब हम हिंदुस्तान से आवाज़ें सुनते हैं नाक़दीन की, कि वहाँ बड़ी ज़ोरदार अपोज़िशन भी है, और एक इसके बावजूद कि मीडिया में एक ख़ास प्रेडोमिनेंट बयानिया चलता है, नैरेटिव चलता है। नहीं, आप ने जो मुद्दा उठाया ये अपने आप में सही है, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर एक एक झंडा, एक ज़ुबान, एक मज़हब, उस तरीके की बात नहीं हुई है। पर उसके बावजूद हम एक ट्रांज़िशन के दौर से गुज़र रहे हैं। तो हर जगह पे चैलेंज है। अगर आप टीवी, आप है ना सोशल मीडिया पे जाएँ, आप है ना और अखबार पढ़ें, और पूरे मुल्क में जगह-जगह पे जो छोटे-छोटे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उससे कम से कम ये दिखाई पड़ता है कि डेमोक्रेसी है, ऐसी बात नहीं है कि डेमोक्रेसी नहीं है। चाहे जी। आप है ना महाराष्ट्र में देखें, इस समय एक शिवसेना की सरकार है, जो कि पहले है ना बीजेपी की एलाई थी, एलाई पार्टनर थी। पर उसका जो पूरा एटीट्यूड है वो एंटी बीजेपी, और वो कुछ हद तक ज़्यादा प्लूरल, कुछ हद तक ज़्यादा ऐसी आवाज़ें उठा रहे हैं जो कि पहले उनसे कोई उम्मीद नहीं करी जाती थी। उसी जी। तरीके की यहाँ पे कई सारी ऑपोज़िशन की सरकार भी हैं। 3-4 जगह पे हैं, एक द कई सारे जगह पे कांग्रेस जीती थी और वो सरकार बचा नहीं पाई, तोड़ के उनसे कब्ज़ा कर लिया, कई जगह हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी और आरएसएस, जो कि बीजेपी के जो पूरा आइडियोलॉजिकल जो उसका जो सस्टेनेंस प्रोवाइड करती है, उनकी कोशिश है कि वो जो भी करें, वो उसको एक मेजॉरिटेरियन, एक उनके पास जो तादाद है, उसको उसके बल पे करें। क्योंकि जो हिंदू मज़हब है वो इस्लाम की तरह नहीं है, वो उसका कोई कोई प्रीस्ट नहीं होता, कोई उसमें फ़तवा नहीं होता, कोई एक आइडेंटिटी नहीं है कि वो किताब से नहीं जुड़ी हुई है कि बाइबल हो या आपका कुरान से जैसे हो। तो पहला तो उनका चैलेंज है कि हिंदुओं को इकट्ठा करो, हिंदुओं को एक शक्ल दो, एक उसको एक आकार दो, एक उसको शेप दो, उसके बाद उसका डोमिनेशन
एक है ना ग्रीवेंस क्रिएट करो, चाहे इस्लाम की तरफ हो, चाहे क्रिश्चियनिटी की तरफ हो। तो उनका अपना प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जिसमें कई सारी चीज़ें एक साथ, और बिकॉज़ ऐसी सोच और ऐसी शख्सियत पावर में है, तो वो चीज़ों को काफ़ी आसानी मिल रही है। और हिंदुस्तान 1.3 बिलियन पीपल है, कोई कम नहीं है। और वो इस तरीके के हैं कि हर तरीके के इलाके में शक्लें अलग हैं, खाने के तौर तरीके, कोई ना बीफ खाता है, कोई सिर्फ़ कोई प्याज़ के करीब भी नहीं जाता है, तो यहाँ पे हर तरीके का खान-पान है। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो जिस तरह खौफनाक तरीके से कोविड का हमला हुआ इंडिया में, और बहुत लोग, हमें बड़ी हमदर्दी है तमाम खानदानों के साथ जो जिनके बच्चे, बुजुर्ग, बहनें, भाई जान से गए, और लेकिन साथ ही हमने देखा कि तो इसमें इस वक्त जनूबी एशिया में या पाकिस्तान और इंडिया में कम से कम कोविड के खिलाफ ही एक महाज बन सकता था, या कोई ताबून आपस में किया जा सकता था। ये बात तो सही है कि कोविड जब शुरुआती दिनों में जब चालू हुआ, तो ये उम्मीद करी जा रही थी कि जितने भी साउथ एशिया के मुल्क हैं आपस में एक साथ काम करेंगे, ये सोचने की कोशिश करें किस तरीके से एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करा जाए, वैक्सीन वगैरह अगर कोई बनती है या ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है उसके बारे में एक दूसरे से लर्निंग होगी कि अगर पाकिस्तान में लोगों के की हालत बेहतर है तो वो किस तरीके से हिंदुस्तान को बता सकते हैं, और वाइस वर्सा। हमारे मुल्क में भी आप देख लीजिए कई सारे इलाके हैं जहाँ पर कोविड का कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। काफ़ी हद तक मेट्रोज़ तक सीमित थी या लिमिटेड थी। बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, इन सब बड़े-बड़े शहरों में ज़्यादा थी। जो जितने भी कंट्री साइड में थे, छोटे शहर थे, उनमें कम थी। केरल में काफ़ी अच्छी तरह कंट्रोल करा गया कुछ समय तक के लिए, फिर बाद में दिल्ली तक आ गया। तो कहने मतलब कि देयर वाज़ लर्निंग व्हिच वाज़ अवेलेबल विदिन साउथ एशिया, लर्निंग व्हिच इज़ अवेलेबल ग्लोबली, और हम लोग साथ काम कर सकते थे। पर हमने शायद बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ थोड़ा कोलैबोरेट करा, पर पाकिस्तान के साथ आप जानते हैं किस तरीके के हालात हैं। आज की तारीख में हमारे दोनों मुल्कों के हाई कमिश्नर भी नहीं है, जो पूरी डिप्लोमैटिक स्ट्रेंथ है हम हाई कमीशन वगैरह में, उसको मेरे ख्याल से 50-55 तक रिड्यूस कर दिया गया है। तो ऐसे माहौल के अंदर ये परेशानी की बात है कि हम लोग है ना मुसीबत में भी एक-दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप ये किसानों के जो जो का जो चल रहा है, मोर्चा लगा हुआ है, इसे कैसे देखते हैं? इसका क्यों, अब पहले हमने देखा कि शहरियत के हवाले से तहरीक चली, उसे दबा दिया गया, काफ़ी मीडिया का बड़ा हिस्सा उसके खिलाफ खड़ा हो गया। इसी तरीके से मैं देखता हूँ कि किसानों की तहरीक के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मीडिया में नेगेटिव, और आज वो चले गए, कैपिटल में भी दाखिल हो गए। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, इस बीजेपी गवर्नमेंट ने लाइक मेनी अदर गवर्नमेंट चाहे आपके मुल्क में भी हो, मीडिया को उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रखा है नैरेटिव कंट्रोल के लिए, कि जिस तरीके से वो ये बताते हैं कैसे कि करते हैं? कैसे कंट्रोल बहुत करते हैं? बहुत बहुत आइडियोलॉजी ही से या कुछ और तरीके से? बहुत ही आसान है कहने का मतलब को, तो आप लोग ज़्यादा हमसे ज़्यादा जानते हैं कि आपके यहाँ भी जब भी मुसीबत आई तो आप लोगों आपके प्राइम मिनिस्टर या जो मार्शल लॉ के जो कंट्रोल करते हैं, उन्होंने जब भी ओनर्स को कंट्रोल कर लो, जितने भी है ना आपके एडिटर्स हैं जो कि परेशान करते हैं उनको किनारे कर दो, कॉलमनिस्ट को है ना उनके कॉलम्स हटा दो। तो यहाँ पे तो और भी आसान हो गया है क्योंकि मीडिया इज़ इन अ क्राइसिस इन हिंदुस्तान। यहाँ पर जितने भी फंडामेंटल्स थे मीडिया के वो काफ़ी चैलेंज हो चुके हैं। ऐड वगैरह सरकारी ऐड ज़्यादा मिलते हैं और सरकार जिसको ऐड देती है उससे प्राइवेट सेक्टर को भी ऐड मिलते हैं। तो यहाँ पर 2008 के बाद जब स्लो डाउन हुआ उसके बाद मीडिया की हाल कभी बेहतर नहीं हुई। वो उसपे गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो बढ़ता चला गया और 2014 के बाद तो आप देखिए जो पॉपुलैरिटी है चैनल्स की या न्यूज़पेपर्स की वो उनसे लिंक्ड है जो जो एक समय डोमिनेंट आइडियोलॉजी है उसके साथ जुड़े हुए हैं। हुँ। तो कहने मतलब ये कि धीमे-धीमे न्यूज़ रूम से जितने भी लोग थे जो अपोज़ करते थे उनको किनारे कर दिया। लिखने वाले कम हैं इस मुद्दे के ऊपर, पर जितने लोगों की नौकरियाँ गई हैं ख़ासकर मीडिया में, उसके बाद उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। और हम मुझे इस बात का खौफ़ होता है कि जो लोग पत्रकारिता या जर्नलिज़्म में हटाए गए जो अभी उनको नौकरियाँ खत्म हो गई, उनको वापस नौकरी नहीं मिलेंगी, वो जर्नलिज़्म नहीं करेंगे, वो कुछ और करेंगे, वो दुकान लगाएँगे, चाहे आप जैसे कश्मीर में हो रहा था कि कुछ लोगों को नौकरी गई, तो वो पत्थर सर पे उठा रहे थे कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर। तो जर्नलिज़्म का आज की तारीख में हाल और ख़ास के जर्नलिज़्म तो
डेमोक्रेसी में ही सस्टेन होता है, जब है ना एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है जो इन सब चीज़ों को तवज्जो देती है, ऐसी मूल्यों उनको ऐसे वैल्यूज़ को, तो वहाँ पे ही सस्टेन होता है। जब हॉस्टाइल हो जाए गवर्नमेंट या उसको इस्तेमाल करने लगे, तो इसमें अच्छे लोग जुड़ते भी नहीं हैं, दे ऑल गो अवे। वो और मुल्क हालत में भी तो नहीं। हमारे मीडिया की भी यहाँ बहुत पतली है, तकरीबन आधा मीडिया के वर्कर्स निकाल बाहर किए गए हैं। यहाँ भी कुछ सहाफ़ी पत्थर कूटते पाए गए हैं। कोई बेचारे मुख्तलिफ तरह के सानवी किस्म के जॉब ढूंढते फिर रहे हैं। बहुत और बंदिश भी बहुत है, सेंसरशिप भी बहुत है यहाँ पे। असल में मैं आता ये हूँ, आप हमारे साथ रहिए। ज़ियाउद्दीन है। ज़ियाउद्दीन साहब, आप हिंदुस्तान की जो रिपब्लिक डे पे क्या देखते हैं? हिंदुस्तान का फ्यूचर क्या देखते हैं? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। क्रिस्टल बॉल गेजिंग जो है बड़ा मुश्किल काम होता है। हाँ, एक ज़माना तो था, मतलब है कि अभी रिसेंट पास्ट की बात है कि हम हिंदुस्तान की तरफ देखा करते थे। पाकिस्तान की जमहूरियत पसंद जो एलिमेंट्स जो थी, वो इंस्पायर होते थे हिंदुस्तान से। हाँ जी। और उम्मीद रखते थे कि शायद हमारे पास भी कुछ इसी किस्म की जमहूरियत, प्लूरलिस्टिक जमहूरियत जो है, वो मेरे भी हासिल हो जाएगी। लेकिन जो हालात हिंदुस्तान की देख रहे हैं आजकल, उससे हमें बड़ा नुकसान हुआ है। हमें क्या मतलब है कि पाकिस्तान की जमहूरियत पसंद जो एलिमेंट्स हैं, उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम किसकी तरफ देखें। अब तो हम अमेरिका की तो तरफ भी नहीं दे सकते। अमेरिका की तरफ भी नहीं दे सकते। नहीं, वो तो वहाँ तो डेमोक्रेसी की जो तकरीबन छुट्टी हो चुकी थी। हाँ, और असल में एक मसला है हमारे यहाँ तो, रिलीजियस राइट ने बहुत ही जल्दी टेक ओवर कर लिया था। हमारी सारी जो आवाज़ें थी, नैरेटिव जो थे, बहुत ही इमीडिएटली उन्होंने टेक ओवर कर लिया था। क्योंकि हमारे मीडिया पे भी कंट्रोल रिलीजियस राइट का शुरू में ही आ गया था। तो उससे हम यहाँ के पाकिस्तानी जमहूरियत पसंद जो लोग थे, उनकी लड़ाई चल रही थी, स्ट्रगल चल रहा था। और पता नहीं हिंदुस्तान में भी ये स्ट्रगल मुझे लगता है कि इस वक्त जारी है। और ये स्ट्रगल अब कितने दिन तक चलेगा ये, क्योंकि रिलीजियस राइट जब टेक ओवर करती है किसी भी सोसाइटी को, तो इन्हें जमहूरियत या सेकुलरिज्म जो है ना, वो तकरीबन गाली बन जाती है और वो क्रिमिनलाइज हो जाती है। जो जिस अंदाज में पाकिस्तान में जमहूरियत पसंद लोगों को क्रिमिनलाइज किया गया, उसी तरह से आजकल हिंदुस्तान में भी यही हो रहा है कि जमहूरियत पसंद एलिमेंट्स को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक बात होती है। और खासकर ये सोशल मीडिया की वजह से, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में जो तरक्की हो रही है, तरक्की हो चुकी है और हो रही है, उसमें हुआ ये है कि कंज्यूमर भी, न्यूज़ और ओपिनियन का कंज्यूमर भी खुद प्रोड्यूसर हो गया है न्यूज़ और ओपिनियन का। और जिसकी वजह से गेट कीपर्स खत्म हो गए और फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन जो है ना, वो मैसिव अंदाज। और चूंकि हुकूमत वक्त के पास ये सारे इन्हें कंट्रोल्स होते हैं, तो वो बड़ी अच्छे तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे अमेरिका जैसे मुल्क में अगर ट्रंप जैसे वहाँ के सदर को ट्विटर ने बैन किया है, तो इसका मतलब तो बहुत ही खतरनाक है। यानी किसी भी मुल्क के सदर को, इलेक्टेड सदर को, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म जो है ना बैन करता है। तो ये जो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना, मीडिया इज इन स्टेट ऑफ फ्लक्स। और जो आप सही कह रहे हैं कि जो इनकी नौकरियां गई हैं, वो वापस नहीं आ सकते, क्योंकि जॉब की जो डिमांड्स हैं वो बदल गई है। और जो ट्रेनिंग जिसके लिए हाई टेक की जो डिजिटलाइज वर्ल्ड में जिस किस्म की ट्रेनिंग होनी चाहिए जर्नलिस्टों के लिए, मीडिया वालों के लिए, वो हमारे पास है नहीं। पता नहीं, हिंदुस्तान तो हमसे बहुत आगे था हाईटेक में। उनके यहाँ जो मीडिया के वर्कर हैं, उनकी क्या सिचुएशन है, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है कि अच्छा, अभी ये भी हम। बताइए, मैं संजय की तरफ जाऊंगा। संजय, आप इस वक्त कोरोना के हालात के बाद क्या बड़ा चैलेंज देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए और इंडिया के फ्यूचर के हिसाब से? देखिए, इंडिया का फ्यूचर इस समय काफ़ी कहने मतलब ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है कि इसके बारे में कोई भी चीज़ कही नहीं जा सकती। एक हाँ, तरफ आप देखें, स्टॉक मार्केट 50,000 के ऊपर चला गया
दूसरी तरफ देखें कि लोगों की नौकरियां चली जा रही हैं, जितनी हाँ। भी है ना एक्सपोर्ट सेक्टर है वो बुरे हाल है। हिंदुस्तान का जो रेट ऑफ ग्रोथ था कोरोना के पहले ही काफी गिरा हुआ था। तो अगर कोरोना के ऊपर इल्जाम लगाएं कि कोरोना ने हमारा जो रेट ऑफ जीडीपी है उसको माइनस की कैटेगरी में ला दिया है, तो फिर कहने का मतलब ये है कि पहले ही हालात इतने खराब थे कि जो अब है उसके बारे में फंडामेंटल्स रॉन्ग है। पर यहाँ पर कोई इस तरीके की परेशानी नजर नहीं आती है, खास के सरकार के अंदर। वो कहते हैं कि हमारा जो टर्न अराउंड होगा वो वी की शक्ल का होगा, कि हम नीचे जाएंगे और एकदम ऊपर चले जाएंगे, और इस हम्म। तरीके की बार बार बात कही जाती है। तो कहने का मतलब है कि सरकार कोई और लाला लैंड में रहती है और वो हरदम इस तरीके से करती है कि सब चीज ठीक है। आपके मुल्क में भी करती होगी, मिस्टर ट्रंप के मुल्क जो कि स्टैंडर्ड बने हैं बातचीत में भी और हर तरीके के अंदाज में। खास के जितने पॉपुलिस्ट लीडर थे वो भी इसी अंदाज में बात करते थे कि हालात बिल्कुल ठीक है, और वो इसी चीज करते थे कि मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। उनके जो शागिर्द हैं खास के पॉलिटिक्स में, वो भी है ना अपने अपने मुल्कों को बहुत ही कहने मतलब ग्रेट अगेन की बात करते हैं कि है ना हम लोग करेंगे। अच्छा, पर ये अगर बताइए आप जरा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है हम्म, कि ट्रंप में और मोदी में क्या मुमासिल देखते हैं? और मोदी तो गए वहां पे ह्यूस्टन में, बड़ा जलसा किया और उन्होंने साथ इंतखाबी मुहिम चलाई। कितना आप देखते हैं यकसानियत, सिमिलैरिटी मोदी में और ट्रंप में? ट्रम्प के मुकाबले मोदी कहीं ज़्यादा अक्लमंद हैं। कहने का मतलब ये कि वो उनका फुटवर्क ज़्यादा बेहतर है। वो उनके ताल्लुकात है ना ओबामा के साथ भी बहुत अच्छे थे। हैरत की बात ये कि ओबामा ने उनकी बड़ी ग्लोइंग प्रोफाइल है ना टाइम मैगज़ीन में भी लिखी थी, और हाँ। मेरे ख़्याल से बाइडेन साहब को जो पहले है ना मैसेज भेजने वाले थे कांग्रेचुलेशंस का, उसमें सबसे जो शुरुआती है ना लीडर्स थे उनमें से एक थे। तो मैं सोचता हूँ कि मिस्टर मोदी कहीं ज़्यादा अक्लमंद हैं, और जितनी भी बाकी चीज़ हैं उसके अंदर ट्रम्प से मेल खाते हैं। वो पॉपुलिज़्म के बारे में, जो एक नैरेटिव कंट्रोल है उसके बारे में, जितनी पुरानी चीज़ें हैं उसको फेक कैटेगरी के अंदर पुश करने में। तो आजकल जो तमाम जो आपको चाहे दूतार्थ हो गए, चाहे अर्दोगन हो गए, चाहे कितने लोग हैं जो एक पुराना नैरेटिव था सेकुलरिज़्म का, डेमोक्रेसी का, उसको दिखाना कि एक सर्टेन एलीट उसको कंट्रोल करती थी, किस तरीके से डिसेंट को क्रिमिनलाइज़ करने का, वो सब मामला में है ना कहने मतलब इत्तेफ़ाक करते हैं, पर बाकी चीज़ों में कहीं ज़्यादा शातिर हैं। चुनाव नहीं, ये जीतने में बताइए कि काफ़ी ये वैसे जो वैसे ये जो हिंदुत्व है और हिंदू कम्युनलिज्म है और हिंदू राष्ट्र की बात, और ये जितनी डिस्क्रिमिनेशन है रिलीजियस, और जिसपे वो हिंदू नेशनलिज्म बिल्ड करते हैं, और जिस तरह रेसिस्ट वाइट रेसिस्ट सुपरमेसिस्ट नेशनलिज्म की बात ट्रंप ने चलाई, तो इसमें क्या फर्क नजर आता है? ये दोनों फाशिज्म के करीब नहीं है? यहाँ पे कहने मतलब कि कुछ हद तक आप है ना उसके साथ है ना उसको अलाइन कर सकते हैं या उससे कर सकते हैं, पर हिंदुस्तान और पूरा जो साउथ एशिया है उसकी जो चाल ढाल है काफी हद तक अलग है अमेरिका के मुकाबले। तो यहाँ पर जो है ना वहाँ पे कालों के साथ है ना जो ज्यादती होती थी, वो यहाँ पर रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं होती है, पर यहाँ पर है ना हालात अभी और बिगड़ेंगे जब है ना उस तरीके की स्थिति आए। यहाँ पे कोशिश है, पर यहाँ पर जितनी कई सारे, जैसे मैं आपको बताता हूँ तबलीगी जमात का जो मामला है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि यहाँ पर कोरोना वायरस फैलाने का। पर काफ़ी समय तक वो बात चलती रही, पर उसके बाद जितने भी नीचे के कोर्ट हैं, जितने भी हाई कोर्ट हैं हिंदुस्तान में 3-4, सबने इल्ज़ाम लगाया कि इनको जेल में डाला गया आउट ऑफ मैलिस। इनका कोई भी क उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं था कोरोना वायरस में। इनके ऊपर जिस तरीके से इनको जेल में रखा गया, जिनके साथ इनकी ज़्यादती करी गई, वो बहुत गलत करी गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इट इज़ नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। कई सारी चीज़ें हैं जो कि अभी भी डिसेंट करती हैं, जो ये एक आप देखिए डोमिनेंट कि क्या क्या हिंदुस्तान में अपोजिशन डिफीट नहीं हो गई? जो सेकुलर ऑल्टरनेटिव बिखर नहीं गया बिल्कुल? देखिए, सबसे बड़ी जो परेशानी हिंदुस्तान के अंदर, एक तो बड़ा मुल्क है, इसमें जो सबसे मेजर चैलेंज है डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए, वो ये है कि जो नेशनल पार्टी है, अकेली कांग्रेस पार्टी, वो इस समय एक क्राइसिस के दौर से गुज़र रही है। उन्होंने अभी तक चुनाव कई सारे जीते, गुजरात में भी जीतने वाले थे, वहाँ पे शिकस्त मिली, गोवा में जीते, आपके मध्य प्रदेश में जीत गए थे। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल साफ हो गए, कई सारे सारे जो सूबों में जीत रहे थे, उनके हाथ से सरकार घसीट ली, कहीं पे उनके एमएलएस को खरीद लिया, कहीं पे कुछ कर दिया। पर यहाँ पर एक जो पार्टी में कोहेरेंस होनी चाहिए थी दिल्ली में, जो कि एक नेशनल चैलेंज बना सके,
उसको वो अभी तक है ना टेक ऑफ नहीं कर पाई। और बीजेपी इस बात को जानती है कि अगर उनको कहीं से भी कोई तकलीफ होगी, वो सिर्फ कांग्रेस से होगी और बाकी नहीं, क्योंकि वो जनता दल के साथ भी अलायंस कर चुके हैं, यहाँ पे आपकी डीएमके के साथ कर चुके हैं, टीडीपी के साथ, जितनी भी रीजनल पार्टी है कभी ना कभी उनके साथ सोई है, उनके साथ है ना पावर में रही है, उनके साथ सत्ता में रही है। परंतु अभी एक कांग्रेस और एक लेफ्ट पार्टीज हैं जो कि अभी तक नहीं जुड़ी। लेफ्ट तो बहुत छोटा हो गया, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और क्या नाम है केरला में है, और वहां पे भी काफी श्रिंक करा हुआ है। तो वहां इन सबको छोड़ के सिर्फ कांग्रेस ही मेजर चैलेंज, और कांग्रेस इज नॉट एबल टू सॉर्ट आउट दिस मैटर। कहने मतलब कि राहुल गांधी की अपनी इस नजरिया है कि उनकी पार्टी किस तरीके चले, वो 1.5-2 साल के लिए ना वो उसके प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद हारने की शिकस्त जब मिली तो उसके बाद रिजाइन कर दिया। और उनकी जो पूरी फैमिली है और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो किसी और को प्रेसिडेंट नहीं बनने देना चाहते। तो डेमोक्रेसी की बात होती है, इंटरनल डेमोक्रेसी की बात, पर कभी भी वो टेक ऑफ नहीं करती है, क्योंकि वहां पर जो कोठरी है वो वहां पर इंश्योर करती है कि गांधी परिवार ही रहे। और वो इल्जाम लगाते हैं कि अगर कोई और आ गया तो हो सकता है बीजेपी के साथ अलाइन हो जाए या टाई अप हो जाए, क्योंकि हर किसी के ऊपर कोई ना कोई केसेस लगा रखे हैं बीजेपी की सरकार ने, और इस अच्छा, वजह मैं से एक एक है ना थोड़ा स्टेबिलिटी आ गई है। इससे हटता हूँ, बात आपकी समझ आ गई। ये बताइए कि ये जो चाइना का और इंडिया का मामला चल रहा है, तो इसमें अभी भी झड़प हुई है, तो ये कुछ चाइनीज और इंडिया के दरमियान कोई इम्कान, इतनी बड़ी दोनों मईशतें हैं और एशिया का मुस्तकबिल इन दोनों ताकतों के ताल्लुकात से उसकी सिमत तय होनी है। कोई इसमें कोई नई सोच, कोई बात, कोई इम्कान नजर आता है आपको चीन और हिंदुस्तान के दरमियान जो चल रहा है मौजूदा कशमकश? देखिए, चीन और हिंदुस्तान के बीच में जो चल रहा है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे आपने कहा कहाँ पे आपको प्रॉब्लम नजर आती है, आने वाले दिनों में क्या होगा, तो चीन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि फरवरी लास्ट ईयर से वो बॉर्डर्स पे अपने उनके ट्रूप्स अमास कर रहे हैं। पहली दफा इतने सालों में 1962 की लड़ाई के बाद पहली दफा हथियारों का जो आर्म्स का भी इस्तेमाल हुआ। गलवान में 20-25 के आसपास लोग मरे हिंदुस्तान के, और भी। तो चीन ये सोचता है कि हिंदुस्तान इंडिया जो हिंदुस्तान है वो अमेरिका का एलाई हो गया है, मिलिट्री एलाई हो गया है, और उसको आने वाले दिनों में काफी चैलेंज कर सकता है। तो ये जो ये मुद्दा देखिए है। ना, अब हमारे लिए क्या मुश्किल बन गई है हाँ। कि पाकिस्तान मुकाबला करना चाहता है असली की दौड़ में हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान चीन के साथ करना चाहता है, चीन अमेरिका के साथ करना चाहता है। तो ये तो एक इंटरनेशनल विशेष सर्कल बनने जा रहा है, बन गया है, जिसमें आवाम की बुनियादी जरूरतें इग्नोर होंगी और रीजन में भी कन्फ्लिक्ट रहेगा, और इसका रीजन को फायदा नहीं होगा। हिंदुस्तान, मैं समझता हूँ चाइना को फायदा भी नहीं होगा इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट के, या पाकिस्तान और इंडिया के कन्फ्लिक्ट से खित्ते को फायदा नहीं है क्या? इसके हवाले से कोई हिंदुस्तान में कोई सोच पैदा नहीं हो रही? जितना लंबा ये स्टैंड ऑफ हो गए हैं, अब देखिए कितने साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट डिप्लोमेटिक ताल्लुकात भी खत्म है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, और चीन के दरमियान भी जो बातचीत है इंडिया के दरमियान आगे नहीं बढ़ पा रही, और हम नहीं, देख मैं रहे आपकी बात हैं। जी। मैं इत्तेफाक करता हूँ आपकी बात से कि पूरे जो रीजन को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर हिंदुस्तान और चाइना आपस में लड़ते हैं, और क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में तकरीबन बात होना बंद ही हो गई। हम तो इस समय उसको कॉग्निसेंस में भी लेने को तैयार नहीं है। पहले जैसे पाकिस्तान के बारे में बात होती थी कुछ और मुद्दों पे, अब तो सिर्फ इल्जाम के रूप में बात होती है कि अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगाना होता है कि पाकिस्तानी एजेंट है या कुछ है, तब उसी मुतालिक होती है, बाकी कुछ होती भी नहीं। चीन और हिंदुस्तान के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे थे, ख़ासकर मोदी 18 दफ़ा शी जिनपिंग से मिले हैं जब से वो पावर में हैं, और चाहे चीफ मिनिस्टर थे, उस दौरान भी उनकी काफ़ी इनायत रही। तो ये उम्मीद करी जा रही थी कि ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, और काफ़ी इन्होंने चीज़ें भी अपने आप में जो बदलाई, ख़ासकर डिमोनेटाइज़ेशन के दौरान जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, चाइनीज़ एक्सपोज़र है हिंदुस्तान में काफ़ी बढ़ गया था। पर यहाँ पर जो हुआ है 2020 के आसपास, 19-20 के आसपास, उसने पूरा जो हिसाब-किताब था बदल दिया, और मुझे नहीं लगता कि थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव एनी टाइम सून। वैसे क्योंकि वैसे जिया साहब आप इम्तियाज, इस पे कोई कमेंट करना चाहते हाँ, हैं? मैं ये मोदी साहब की जबरदस्त कामयाबी जो है वो है मुस्लिम अरब कंट्रीज के साथ दोस्ती। ये बहुत ही फैंटास्टिक डेवलपमेंट हुई है।
यानी एक तरफ तो हिंदुत्व की बात करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुस्तान में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो काफ़ी शक से देखती है हिंदुत्व की फ़िलॉसफ़ी को। लेकिन दूसरी तरफ मोदी साहब ने बहुत ही कामयाबी से अरब कंट्रीज़ के साथ, मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ दोस्ती यहाँ तक बढ़ा दी कि वहाँ पर अब पाकिस्तान की दोस्ती नहीं रही उन ममालिक के साथ। तो ये तो कैसे इन्होंने, मोदी साहब ने ये काम कैसे किया? ये जरा आप जरा ये तवज्जो दें, जो चीन और हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, आप इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट को कैसे देख रहे हैं रियाज साहब? ये कॉन्फ्लिक्ट तो मेरे ख्याल से ये जारी रहेगी, क्योंकि ये जो बाइपोलर वर्ल्ड बनने जा रहा है, तो इन्हें सोवियत यूनियन वर्सेस अमेरिका, इसमें अमेरिका को कोई थ्रेट रशिया की तरफ से इकोनॉमिक इश्यूज पे नहीं थी, सिर्फ मिलिट्री इश्यूज पे थी, तो उन्होंने उसको हैंडल किया। फिर जापान की तरफ से उनकी इकोनॉमिक थ्रेट आई अमेरिका को, उसको उन्होंने हैंडल कर लिया, कोई मिलिट्री थ्रेट नहीं थी। लेकिन चाइना की तरफ से मिलिट्री एज वेल एज इकोनॉमिक थ्रेट है, और जिस अंदाज से ये आगे जा रही है, चाइना बढ़ रही है, से राइजिंग पावर। दूसरी तरफ अमेरिका इस वक्त लगता है कि असेंडिंग पावर। तो जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है दुनिया की किसी भी हिस्टोरिकल सिचुएशन में, सर्कमस्टांसेस में, तो जंग होना ही होना है। कोल्ड वॉर नहीं, मुझे तो लगता है कि हॉट वॉर होने वाली है, और ये साइड्स लेने पड़ेंगे हम सबको। हिंदुस्तान को भी लेनी पड़ेगी साइड के, भी कहाँ, वेयर वुड इंडिया स्टैंड विद चाइना और अमेरिका, वेयर वुड पाकिस्तान स्टैंड। ये आने वाले 10-15 सालों में ये होगा, और डॉलर विल आल्सो बी चैलेंज बाय द चाइनीज करेंसी। ये आप चाइना को देख बड़ी तो बहुत ही मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, और यही मैं कह रहा था कि चाइना को इस बात का शक है कि हिंदुस्तान अमेरिका का मिलिट्री एलाई बन गया। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कश्मीर में या कहीं पे मिलिट्री बेसेस भी आ जाएं, तो वो ऐसी बात को नहीं करना, अलाउ नहीं करने देना चाहते हैं ट्रांजिशन के पीरियड के दौरान। और वो जो पूरा जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है, जो कि अभी तक अनसेटल्ड बॉर्डर है, वो भी एक मुद्दा है जिसको कि चाइना इस्तेमाल करना चाहते हैं इंडिया को जितना भी हो सके प्रेशर में रखकर, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी फेडिंग है, इस समय मुश्किलात में फंसी हुई है। तो अगर वहाँ पे उन्होंने अपने ट्रूप्स को अमास किया तो हिंदुस्तान का खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, और जो उम्मीद करी जाती है कि इनमें जो तरक्की होगी आने वाले दिनों में वो होगी नहीं। तो क्योंकि अगर 50,000 ट्रूप्स नॉर्दर्न लद्दाख में खड़े हुए हैं, जो कि पहले कभी नहीं हुए, और उनको सब रसद पहुंचाना, उनको खाना पहुंचाना, तमाम मिलिट्री आर्मामेंट पहुंचाने में वो बहुत खर्चीला मामला है। तो चाइना तो $13 ट्रिलियन की पावर है, और भी मजबूती से बढ़ती चली जा रही है। हिंदुस्तान की जो तकलीफें हैं खास के स्टैंड ऑफ की वजह से बढ़ सकती हैं। बिना अमेरिका की मदद के ये सब बातें ठीक नहीं हो पाएंगी। नहीं, देखिए ना कि मिसाल के तौर पे अब पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो चपकलश में हमें बहुत नुकसान होता है कि हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत सारे चले जाते हैं मिलिट्री हार्डवेयर में, ये डिफेंस के लिए। इसी तरह भारत जो अभी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी नहीं बना, वो 30+ ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी से भारत कम्पीट। जो है इस वक्त सेकंड लार्जेस्ट वेपन परचेजर है दुनिया का। हाँ, तो ये देखिए ना, जब ये होगा $2.5 तो ट्रिलियन फिर इस, 5 हाँ नहीं है, जी, 5 तो उम्मीद करता है होना कुछ सालों में, हाँ 5 मैं कह रहा हूँ लेस ट्रिलियन। देन कुछ 3 ट्रिलियन, $2.5 ट्रिलियन। हाँ, तो इतना फर्क है। और जबकि ये चाइनीज तो ये कहते हैं दुनिया बड़ी है, आप भी उसके लिए बड़ा कुछ उसमें मौजूद है, और हमारे लिए भी है, और हम इसे कॉमन उसके लिए शेयर कर सकते हैं, जो जी हिंदुस्तान का को जो चाहिए कि हिंदुस्तान को चाहिए कि सिपिक ज्वाइन कर ले, सिपिक सीपेक ज्वाइन कर ज्वाइन ले। कर ले। नहीं, देखिए ना, ये भी साबित हो चुका है कि मईशत जो है वो रीजन से ग्रो होती है। रीजन में कोहेरेंस होना तो मईशत तरक्की करती है। दुनिया के हर हिस्से में देख लें, नहीं, यूरोप में देखिए ना, देख लें, मसला ये हो रहा है तो कि तो हिंदुस्तान हमें में, देखिए हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान, ये एक रीजन है। ये इनको चाहिए कि एक साथ मिल बैठे और ये मईशत पे ज्यादा फोकस करें। गुर्बत बहुत ज्यादा है, इवन चाइना में भी गुर्बत बहुत ज्यादा है, हिंदुस्तान में गुर्बत है, हिंदुस्तान के अतराफ जो ममालिक है उनमें गुर्बत है। वो तो उसको आप पहले उसको कैटर करें। मेरे ख्याल से ये रीजनल रीजनल कनेक्शन जब तक नहीं, वो लिंकेजेस नहीं होंगे, इकोनॉमिक तरक्की नहीं होगी किसी भी मुल्क की। देखिए ना, साउथ एशिया में एशिया पैसिफिक रीजन का या इंडो पैसिफिक वो कहने लगे, ये बुश ने भी किया,
ये अ, उसके बाद जो प्रेसिडेंट आए ओबामा, उन्होंने भी किया, ये भी नए भी यही करेंगे। उसमें इंडिया इज मूव ज्यादा मिलिट्री स्ट्रेटेजिक अलायंसमेंट की तरफ तवज्जो चली जाती है, इकोनॉमिक की बजाय। हाँ, वो इसी ऑस्ट्रेलिया, जापान, हिंदुस्तान और अमेरिका, ये 4 हाँ, कंट्रीज़ उन्होंने जो है ना, क्वाड क्वाड बनाया हुआ है। क्वाड अरे बना हुआ है। हाँ, लेकिन उसमें भी आप तो देख लेना, अभी ये जो चाइना हिंदुस्तान, चाइना अमेरिका ट्रेड वॉर की बात हो रही है, उसमें चाइनीज ने यूरोपियन यूनियन के साथ माहिदा कर लिया है, इसी तरह आसियान के साथ माहिदा कर लिया है, जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, साउथ सिर्फ कोरिया भी। हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं, नहीं है बहुत आसियान। बड़ी, नहीं, नहीं। एक तो बहुत ये बड़ा जो हो रीजन। रहा है कि चाइना अब बिल्कुल उस तरफ अगर चला जाएगा, वेस्ट की तरफ, हालांकि चाइनीज ने इंडिया ने काफी मेंटेन किया था नॉन अलाइनमेंट के हवाले से, अब तो बिल्कुल अभी ये अमेरिकन कैंप में भी पीरियड, जाने से कोई इंडियंस को ज्यादा फायदा नहीं मिलने जा रहा है। नहीं, ये ट्रांजिशन का वक्त है, खास के जो बाइडेन अगर आते हैं और जैसे ईरान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर होते हैं और चाइना से जितनी लड़ाई ट्रम्प लड़ रहे थे वो उसको मिनिमाइज करते हैं और रशिया और बिकम्स अ न्यू एनिमी, तो उसमें हिंदुस्तान को भी अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि काफी हद तक ये उम्मीद करी जा रही थी, खास कर नई दिल्ली में ये उम्मीद थी कि ट्रम्प वापस लौटेंगे पावर में और जो पिछले 4 साल में हिंदुस्तान की पॉलिसीज़ रही हैं, ख़ास के जो एंटी चाइना जो तेवर है, उस पे काफ़ी तो उसको तवज्जो दी जाएगी। पर अब अगर माहौल बदलता है आने वाले दिनों में, तो उसके बाद देयर वुड बी लॉट ऑफ पॉलिसी करेक्शन व्हिच माइट हैपन इन दिल्ली, इट माइट हैपन एल्सवेयर आल्सो। तो कहने तो का मतलब कि अभी हम लोग देख रहे हैं, अगर अमेरिका में बाइडेन साहब अपने मुल्क से बाहर नहीं निकल पाए तो बात दूसरी है। तो जितना भी ट्रम्प ने इस समय अपना चेस बोर्ड में सजाया था और कई सारी पॉलिसीज़ को इनिशिएट करा था, फिर वो चलती रहेंगी। पर जैसे ही बाइडेन अपनी मुश्किलात से ऊपर उठ के अपने मुल्क के बाहर देखना चालू करते हैं, तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान और तमाम और मुल्कों को भी अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये बताए कि आखिरी राउंड लेते हैं बात का, कि हमने सेफमा का प्लेटफॉर्म हमने बनाया था, जिसमें हमारे 8 मुल्कों में चैप्टर्स थे और हम सार्क की बॉडी भी बन गए, बड़ी एफर्ट्स की, हम बड़ा करीब भी पहुंच गए थे मनमोहन सिंह के ज़माने में भी और वाजपेयी के ज़माने में भी, लेकिन फिर अचानक हम धड़ाम से गिर गई सारी मुंबई के बाद। कोई अब इम्कान है कोई कहीं से कोई रास्ता खोला जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट ही है या कोविड है या रीजनल कनेक्टिविटी है और कुछ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात की बात या कोई बातचीत का, कोई ऐसा कोई इम्कान हिंदुस्तान में कोई पैदा होता आपको नजर आता है? मुझे तो अभी फ़िलहाल अगर कुछ बदलाव होगा तो वो वॉशिंगटन से इनिशिएटेड ही होगा, वही होगा। क्योंकि अगर आप देखें पिछले कुछ समय से इस तरीके के जितने भी ट्रैक 2 थे, जितने भी बातचीत थी, ताल्लुकात थे, उन सब के ऊपर तो इल्ज़ाम लगा दिए, ख़ास के हमारे मुल्क में। कोई भी किसी चीज़ के साथ जुड़ा, किसी के साथ है ना उसने पार्टिसिपेट किया, तो कुछ ना कुछ कह दिया, कुछ ना कुछ कर दिया। और जो फंडिंग भी आ रही होगी इन सब तमाम चीज़ों के लिए, वो भी मेरे ख्याल से रेलेवेंट होगी। तो मैं भी एक आध ट्रैक्टू का के साथ हिस्सेदार था, वो सब कोलैप्स कर गए, कहीं पे भी कोई बात ही नहीं है। जब हाँ, दोस्ती की बात सरकार करने को तैयार ही नहीं यहाँ पर, तो फिर कैसे होगी? क्योंकि वो घूम फिर के इस बात पे आई थी कि जब तक टेरर का मुद्दा नहीं सॉर्ट आउट होता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तब तक कोई रिश्ता बन नहीं सकता। और जब अब यहाँ पे ये कहा पोजीशन हो गई है, जब तक कश्मीर में ये सारा कुछ रिवर्स नहीं होता तब तक कोई बात नहीं चलेगी, यहाँ ये चल नहीं, पड़ा है, तो तो जाहिर दोनों है कि तरफ अलग-अलग काफ़ी हार्डनिंग है ना ऑपोजिशन होगी। हार्डनिंग ऑपोज़िशन हो गई है और कह रहे हैं कि जब है ना जो टेरर का मुद्दा है उस क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड है, तो अगर आप है ना स्टेट स्पॉन्सर्ड कह रहे हैं तो स्टेट किस तरीके से डिसोन करेगा? तो मुझे लगता ही नहीं है कि जब तक है ना बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता तब तक कोई बातचीत फिर से चालू हो पाएगी। रियाज साहब, आप इसमें कुछ कमेंट करना चाहते हैं? बात आपकी सही है कि जब तक कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि मैं मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि कारगिल के बाद से हमने हिंदुस्तान की पब्लिक में वी लॉस्ट आवर क्रेडिबिलिटी, और उसके बाद से उन्हें हिंदुस्तान में हुकूमतों के लिए बड़ा आसान हो गया कि पाकिस्तान को एज ए एनिमी साबित करने में। और ये यानी इसको कैसे बदला जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और जहाँ तक टेररिज्म का ताल्लुक है, टेररिज्म से तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है पाकिस्तान को हुआ है, और पाकिस्तान आज भी सफ़र कर रहा है।
टेररिज्म की वजह से। और ये हमारे हुक्मरानों पे डिपेंड करता है कि इस जिन को कैसे बोतल में वापस लेके जाएं हम। और जब तक अफगानिस्तान का मसला हल नहीं होगा, ये टेररिज्म वाली बात जो है ना, इस रीजन में एक थ्रेट रहेगी। और अगर तालिबान को अगर कोई मौका मिल गया उधर, यानी इफ दे गेट द रन ऑफ द कंट्री, तो पूरे रीजन के लिए बड़ा मसला होगा। ये अच्छा, पता बहुत नहीं शुक्रिया जाज अमेरिकन साहब किस आपका। संजय भी आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं अगर आपकी मौजूदगी में कंक्लूड करना चाहूँगा कि हम फिर दोहराते हैं हिंदुस्तान के अवाम को 21वें 22वें यौम जमहूरिया पे, और हम जी, मेरी चाहते तरफ हैं से भी कि बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जनूबी एशिया इस कोविड की बीमारी से कम इससे ही मिल के लड़ लें। एनवायरनमेंट की जो खराबी हो रही है, तबाही हो रही है माहौलियात की, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हमें सोके का सामना है, सैलाबों को सामना है, वो ही मिलके कर लें। कम्युनिकेशन ही बहाल हो जाए, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात ही कुछ एक्टिव हो जाए, ताकि इसके बावजूद कि पोजीशनें हार्डन हो गई हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, नए एलिमेंट्स, जिससे जो बड़ी मुश्किल का बायस हैं ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन में। लेकिन ताल्लुकात, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात तो फिर ज़रूरी होते हैं कि ताकि कम से कम नामाओं पे आम तो बाकायदगी से हो जाए, ना कि पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को वहाँ पे हर रोज़ तलब किया जाए वहाँ की साउथ ब्लॉक में एक डॉसियर देने के लिए या वो रेप्रीमेंट देने के लिए, और इधर से हम सुबह शाम हर रोज़ बुलाए रखते हैं डिप्टी हाई कमिश्नर को अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, कुछ लोगों का आना जाना ही शुरू कर दिया जाए। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान के और भारत के और जनूबी एशिया के अवाम जिस बदतरीन किस्म की पावर्टी, जहालत और जुल्म और तफरीक और नस्ली तफरके और मजहबी तफरके और जिस तरह की यहाँ पे तहरीकें और रुझान आ रहे हैं, वो हमारे लिए, हमारी जमहूरियतों के लिए, हमारी रियासतों के लिए और इंसानी हकूक़ के लिए बड़े खौफनाक है। काश बर्र-ए-सग़ीर के लोग और जनूबी एशिया के लोग एक मुतबादिल की लेकर सामने आए और ऐसी सियासी फोर्सेस इमर्ज हों कि जो जनूबी एशिया को एक अमन और शांति और कोऑपरेशन के खित्ते के तौर पर आगे ले जा सके, और इसमें हमारे साथ चीन भी हो और हम पूरे एशिया में एक नई एशिया की सदी का मिलकर और हिस्सेदार बनकर इसे आगे बढ़ा सके। ऑल द बेस्ट। संजय, थैंक आपका यू। बड़ा शुक्रिया। ज़ियाउद्दीन साहब, आपका बहुत या शुक्रिया। बहुत इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा आज के बयानिए से, और बदलों की नशरियात को आप सब्सक्राइब करना न भूलिए।